नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर हम फर्स्ट वीडियो पहले ही देख चुके हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का था, 2022 का। अब हम 35 से 36 से 100 क्वेश्चन तक का ये वीडियो देखेंगे। देखते हैं, बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो देखते हैं, एक देश केवल मान्यता के द्वारा ही एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति होता है और बन जाता है, यह दावा किसके द्वारा किया गया? तो यह द्वारा किसके द्वारा किया गया है? तो संगठित सिद्धांत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास सही उत्तर दिए। तो निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा राज्य की मान्यता से संबंधित है? तो राज्य की मान्यता से संबंधित कौन सा है? टोबार तथा एस्ट्रांडा दोनों ही सिद्धांत जो है राज्य की मान्यता से संबंधित हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत देश की मान्यता से संबंधित है? तो देश की मान्यता से कौन सा सिद्धांत संबंधित है? एस्ट्रांडा सिद्धांत देश की मान्यता से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मान्यता एक स्वतंत्र कार्रवाई होती है। मान्यता एक स्वतंत्र कार्रवाई किसकी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ की। अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ की क्या होती है? मान्यता एक स्वतंत्र कार्रवाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक नए राजनीतिक सदस्य के प्रवेश को क्या कहा जा सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में नए राजनीतिक सदस्य के प्रवेश को वस्तुतः मान्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्तुतः मान्यता। अगला क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? एक देश केवल मान्यता के द्वारा ही एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति होता है और बन जाता है। तो ये किसका कथन है? ये ओपनहाइम का कथन है। किसका है? ओपनहाइम का। वैधता तथा वस्तुतः मान्यता के बीच अंतर क्या है? तो अंतर क्या है? अंतर है कि पूर्ववर्ती, अब देखते हैं, अस्थायी होता है जबकि उत्तरावर्ती निश्चित होता है। पूर्ववर्ती अस्थायी होता है जबकि उत्तरावर्ती निश्चित होता है। तो यही अंतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य उत्तराधिकार के नियम को सर्वप्रथम रोमन विधि से किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो सर्वप्रथम रोमन विधि से किसके द्वारा शामिल किया गया था? ये ग्रोसियस के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तटस्थता के नियमों को संहिताबद्ध किया गया था। तो तटस्थता के नियमों को संहिताबद्ध 1868 और 1907 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य उत्तराधिकार से संबंधित है? तो ड्रैगो सिद्धांत राज्य उत्तराधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्पष्ट करते हुए पैक्टा संट सर्वेंडा के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये एंजेलोटी ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, सरकार के उत्तराधिकार से आशय होता है। क्या आशय है सरकार के उत्तराधिकार से? संवैधानिक तथा क्रांतिकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से आंतरिक संप्रभुता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नियम के रूप में किसी देश में प्रत्येक उत्तराधिकारी सरकार अपने पूर्ववर्ती के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, यह नियम आधारित है। तो यह नियम किस पर आधारित है? निरंतरता के सिद्धांत पर यह नियम आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य उत्तराधिकार एक मिथ्या संज्ञा होती है, ये किसका परिच्छेद है? ये किसका परिच्छेद है? ये आप आंसर कमेंट में बताइएगा। ये आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है। ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा हस्तांतरित की गई। तो कब की गई थी? 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा हस्तांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य होता है, तो एक राज्य क्या होता है? मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होता है। सबसे पहली बात, मान्यता देने के लिए कोई बाध्य नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, युद्ध समाप्ति उद्भेदन है। युद्ध समाप्ति किसका उद्भेदन है? तो सभी संधियों से संबंधित होती है। क्या है? ये सभी संधियों से संबंधित होती है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र है। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? एक राज्यातीत संगठन है। क्या है? एक राज्यातीत संगठन है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र में एक संधि अपने आप विधिक स्थिति प्राप्त कर लेता है बिना किसी विधायिका से के संबंधित कार्रवाई के? तो ये क्या है? यूएसए। क्या है? यूएसए इसका आंसर होगा। संधि शब्द का तात्पर्य है, तो संधि शब्द का तात्पर्य क्या है? एक लिखित करार से। किससे? एक लिखित करार से। नेक्स्ट देखते हैं, कौन संधि है? तो कौन संधि है? द्विपक्षीय संधियाँ, अनेक पक्षीय संधियाँ, बहुपक्षीय संधियाँ, ये सभी संधियाँ हैं। ठीक है।
संधि का पक्षकार हो सकता है, तो संधि का पक्षकार कौन हो सकता है? राज्य एवं व्यक्ति दोनों ये संधि के पक्षकार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधियों की समाप्ति हो जाती है, तो संधियों की समाप्ति कब हो जाती है? उपरोक्त में से किसी के द्वारा, पक्षकारों की सम्मति द्वारा, दूसरी संधि करके, और पारंती या समझौता द्वारा। ठीक है, सभी तरह से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित अंगों में से कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? तो कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? तो महासभा ये विधायी कृत्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होता है। जिस संयुक्त राष्ट्र के जो भी सदस्य हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री डकैती का अपराध क्षेत्राधिकार से माना जाता है। तो किससे? सभी राज्यों के क्षेत्राधिकार से ये माना जाएगा। जिन राज्यों का क्षेत्राधिकार होगा समुद्री डकैती में, तो वहाँ पर वो सबके लिए माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घोषणा अनुबंध पार्टियों के बीच एक संधि है जो अनुसमर्थन का विषय हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जसोली का सिद्धांत है। जसोली का सिद्धांत क्या है? तो ये जन्म की दलील के आधार पर राष्ट्रीयता प्रदान करना है। ठीक है, जसोली का सिद्धांत जन्म की दलील के आधार पर राष्ट्रीयता प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य क्षेत्र अधिग्रहण करने का एक तरीका है। तो राज्य क्षेत्र अधिग्रहण करने का एक तरीका क्या है? क्षेत्राधिकार कब्जा द्वारा। ठीक है, कब्जा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान्यता का वापस लिया जाना। मान्यता का वापस लिया जाना ज़्यादा आसान है। तो कैसे ज़्यादा आसान है? डे फैक्टो तथ्यन मान्यता में। कैसे है? तथ्यन मान्यता में आसान होता है मान्यता का वापस लिया जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, युद्ध के पुरुष शब्द का अर्थ है। युद्ध के पुरुष शब्द का क्या अर्थ है? तो जंगी जहाज। वैसे सैन्यकर्मी है। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिम्यूनियन और री-क्रिस्टियानी वाद परीक्षण मामले हैं। ये किससे संबंधित है? राजनीतिक अपराधी के प्रत्यर्पण से संबंधित है। ठीक है, राजनीतिक अपराधी के प्रत्यर्पण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर एस्ट्रांडा थे। मिस्टर एस्ट्रांडा कौन थे? मैक्सिको के विदेश मंत्री थे। मिस्टर एस्ट्रांडा मैक्सिको के विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सरकार का उत्तराधिकार आधारित है। तो सरकार का उत्तराधिकार के कम्युनिस्ट सिद्धांत पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्यता क्या है? तो अनिवार्यता है क्या है? स्थायी आबादी। क्या है? स्थायी आबादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सार्वभौमिक उत्तराधिकार निरंतरता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? ह्यूफेनडार्फ और बेटेल द्वारा, मैक्सिको ह्यूगर द्वारा, सार्क द्वारा। ये किसी के भी द्वारा नहीं किया गया, तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, राज्य क्षेत्र में शामिल है। तो राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो भू राज्य क्षेत्र, जलीय राष्ट्रीय जल और राज्य क्षेत्रीय समुद्र, तो ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रीय जल को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय जल को क्या कहा जाता है? आंतरिक एवं बाह्य जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक एवं बाह्य जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र और व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र, दोनों ही शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का गैर न्यायिक शांतिपूर्ण साधन है। तो क्या है? वार्ता है, सब प्रयत्न है, मध्यस्थता है, तो सभी हैं ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विवादों अंतर्राष्ट्रीय के निपटारे का बाध्यकारी उपाय। तो विवादों अंतर्राष्ट्रीय के बाध्यकारी उपाय क्या है? तो प्रतिकर है, प्रतिशोध है, व्यापार प्रतिशोध है, तो सभी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यक्षेप के लिए आवश्यक तत्व है। तो मध्यक्षेप के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मध्यक्षेप का बलात् या अधिनायकवादी होना, मध्यक्षेप का क्षेत्र, मध्यक्षेप का उद्देश्य, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मध्यक्षेप का प्रकार नहीं है। तो मध्यक्षेप का प्रकार क्या नहीं है? तो देखते हैं, संध्वात्मक मध्यक्षेप, ध्वंसात्मक मध्यक्षेप, ये इसका मध्यक्षेप का प्रकार नहीं है। बाकी सैनिक मध्यक्षेप है, आर्थिक या राजनीतिक मध्यक्षेप है, शांतिपूर्ण मध्यक्षेप है, ये तीनों हैं और ये नहीं। ठीक है ना। और क्वेश्चन है, कब मध्यक्षेप कर सकता है? तो कब मध्यक्षेप कर सकता है? तो ये
विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, आत्मनिर्णय के प्रयोग के लिए, उपरोक्त सभी दशाओं में। तो ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी दशाओं, इन ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुनरो का सिद्धांत संबंधित है। मुनरो का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये मध्यक्षेप से संबंधित है। अगला है ड्रैगो सिद्धांत संबंधित है। तो ड्रैगो सिद्धांत किससे संबंधित है? संधि से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट, ये आएंगे जरूर, इम्पोर्टेंट। ड्रैगो सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संधि से संबंधित है। लुइस एम ड्रैगो थे। तो लुइस एम ड्रैगो कौन थे? लुइस एम ड्रैगो कौन थे? अमेरिकी के विदेश मंत्री थे। कौन थे? अमेरिका के विदेश मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। युद्ध के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? शांतिपूर्ण प्रयत्न, ये आवश्यक नहीं है। हिंसात्मक संघर्ष ये भी होता है। संघर्ष दो राज्यों के बीच होना चाहिए, ये भी सही बात है युद्ध के लिए। और राज्यों के बीच सशस्त्र बलों के माध्यम से होना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन शांतिपूर्ण प्रयत्न नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। युद्ध के दौरान बल का प्रयोग विधिपूर्वक किया जा सकता है। तो विधिपूर्वक कब किया जा सकता है? आत्मरक्षा में भी किया जा सकता है, आंतरिक अधिकारता के प्रयोग में भी किया जा सकता है, शत्रु द्वारा जीते गए राज्य क्षेत्र में भी पुनः प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ एबव। ठीक है, उपरोक्त सभी स्थितियों में आप कर सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी। तो तटस्थता शब्द लिया गया है। तो तटस्थता शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द न्यूटर से ये तटस्थता शब्द लिया गया है। लैटिन शब्द न्यूटर से तटस्थता शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटस्थ राज्य कहा जाता है। तो तटस्थ राज्य किसे कहा जाता है? युद्ध में तटस्थ रहने को, गुट में शामिल न होने को। ये क्या हुआ यहाँ पर? गुट में शामिल न होने को और शांति काल में किसी से संबंध न रखने को। तो उपयुक्त सभी को ये क्या जाता है? तटस्थ राज्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कौन सी स्थिति में एक राज्य तटस्थ रह सकता है? तो किस स्थिति में रह सकता है? सुरक्षा परिषद की आत्मसमर्थता की स्थिति में, आत्मरक्षा में, आंतरिक अधिकारता के प्रयोग में, उपरोक्त सभी स्थितियों में ये तटस्थ रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तटस्थ राज्यों में कौन से कर्तव्य हैं? तो कौन से कर्तव्य? युद्ध से प्रवृत्त रहना, क्षतिपूर्ति देना, युद्धरत राज्यों को कुछ कार्य करने से मना करना और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तटस्थ राज्यों के अधिकार हैं। तो तटस्थ राज्यों के क्या अधिकार हैं? अनतिक्रमणीय और आश्रय देने का अधिकार। तो ये दोनों अधिकार हैं तटस्थ राज्यों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। रासायनिक अभिकर्ता वे व्यक्ति होते हैं। तो रासायनिक अभिकर्ता कौन व्यक्ति होते हैं? जो विदेशों में भेजे जाने वाले राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, जो कूटनीतिक संबंध के लिए भेजे जाते हैं, जो पारस्परिक संबंध पर स्थापित करते हैं। ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। रासायनिक अभिकर्ता कौन नहीं है? तो रासायनिक अभिकर्ता कौन नहीं है? तो ये प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है रासायनिक अभिकर्ता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। राजनयिक उन्मुक्ति से संबंधित सिद्धांत है। तो राजनयिक उन्मुक्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है? बाह्य राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत और प्रतिनिधित्वात्मक सिद्धांत। तो ये उपयुक्त दोनों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है। राजनयिक अभिकर्ताओं को वियना अभिसमय के अनुसार उन्मुक्ति प्रदान की गई। तो वियना अभिसमय के अनुसार उन्मुक्ति कितने प्रदान की गई? शारीरिक अतिक्रमणीयता की और गिरफ्तारी से। तो ये दोनों की उन्मुक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। परिसर की अनतिक्रमणीयता संबंधित है। तो परिसर की अनतिक्रमणीयता संबंधित किससे है? तो ये राजनयिक अभिकर्ता की उन्मुक्ति से। किससे है? राजनयिक अभिकर्ता की उन्मुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन कि राजनयिक को यात्री सामानों के निरीक्षण से छूट प्राप्त है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। राजनयिक अभिकर्ता को उपासना का अधिकार नहीं होता है। यह कथन कहता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। राजनयिक अभिकर्ता को उपासना का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, उपासना का अधिकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। राजनयिक अभिकर्ता का अभित्यजन कर सकता है। राजनयिक अभिकर्ता उन्मुक्ति का अभित्यजन कर सकता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीटो शक्ति है। तो वीटो शक्ति किस किस को है? आपको पता होगा।
केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के लिए होती है। तो कौन कौन है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, ये भी आपको पता होगा। ABC फिर रुक, तो ABC इसका कोड है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का। तो ABC फिर रुक, ठीक है, ये आपको बता देना रुक। तो A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, और C से चाइना, फिर से फिर से फ्रांस, ठीक है, और रा से रूस, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। जैसे ये 5 मैंने नाम बता दिए, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य होते हैं, बिल्कुल आ गया। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये होते तो 10 हैं, लेकिन केवल 2 वर्षों के लिए होते हैं। कब तक के लिए होते हैं? 2 वर्षों के लिए। प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पेपर। 35 क्वेश्चन हम पहली वाली वीडियो में देख चुके थे। अगर किसी को वीडियो नहीं देखा है, पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया हुआ है, तो जाके देख सकते हैं आप। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।